15 अप्रैल से शुरू होगा नया शैक्षिक सत्र। कक्षा 6 से 9वीं तक का नया सत्र होगा शुरू। शासन ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड में बढ़ी कोविड-19 की रफ्तार। शुक्रवार को सामने आई 186 नए कोरोना केस। प्रदेश में 1 लाख के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना को लेकर पूर्णागिरी में मेला प्रशासन सख्त। तीर्थयात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही कर पाएंगे दर्शन। गर्मी शुरू होते ही जंगलों में आग की घटनाओं में आई तेजी। टिहरी के पोखाल, बेलंगना, बालगंगा और चंबा के जंगलों में लगी आग। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में सरकारी और सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 9 तक नया शैक्षिक सत्र जो है वो 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसे लेकर शुक्रवार को सरकारी आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और वहीं 14 अप्रैल तक गृह परीक्षा संपन्न कराने के निर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से दिए गए हैं। और बता दें कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस संबंध में विभाग को पहले ही जरूरी कार्रवाई के निर्देश दे दिए थे। हाल ही में उन्होंने ये कहा था कि उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती और मनमानी फीस पर सरकार रोक लगाने जा रही है और यह भी कहा गया था कि इसके लिए इसी शिक्षा सत्र से फीस एक्ट लागू किया जाएगा। चंडी टापू पर अप्रैल के पहले सप्ताह तक भव्य शंकराचार्य नगर तैयार हो जाएगा और 8 अप्रैल को शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती और 9 अप्रैल को शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती अपनी अपनी छावनियों में प्रवेश करेंगे और कुंभ अवधि तक दोनों शंकराचार्य छावनियों में ही रहेंगे। बता दें कि महलनुमा आलीशान छावनियां अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे और शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती की छावनी में 24 से 27 अप्रैल तक अंतर्राष्ट्रीय साधना शिविर होगा। इसमें देश विदेशों से हजारों श्रद्धालुओं और अनुयायियों के अलावा 12 देशों के राजदूत भी शामिल होंगे। और गौरतलब है कि मेला प्रशासन ने दोनों शंकराचार्यों को चंडी टापू पर छावनी के लिए 1.5 लाख वर्ग फीट भूमि आवंटित की है और टीन लगाकर के भूमि की चारदीवारी के बाद प्लाईवुड से अस्थायी निर्माण शुरू हो गया है। दोनों शंकराचार्यों की छावनियां 1 अप्रैल तक बन करके तैयार हो जाएंगी। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 1 कोरोना मरीज की मौत हुई है और वहीं 186 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 99,258 तक पहुंच गया है, जिसमें से 94,916 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को 13,246 सैंपल नेगेटिव मिले थे। वहीं देहरादून और हरिद्वार जिले में संक्रमितों का ग्राफ बढ़ रहा है और बता दें कि देहरादून में 65 कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि हरिद्वार में 58, नैनीताल में 14 और टिहरी में 18, अल्मोड़ा और पौड़ी में 5-5, बागेश्वर में 1, चमोली में 4, रुद्रप्रयाग में 3, ऊधम सिंह नगर में 7 और उत्तरकाशी में 6 मरीज कोरोना के पाए गए हैं। हरिद्वार महाकुंभ की तरह ही 30 मार्च से मां पूर्णागिरि धाम के मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट अब जरूरी हो गई है। हालांकि 21 मार्च को जारी एसओपी में इसकी अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन मेला मजिस्ट्रेट टनकपुर ने एसडीएम हिमांशु कफलटिया ने यह बताया है कि केंद्र के निर्देश के अनुसार 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर जांच की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अब जरूरी होगी। कोविड टीका लगा चुके लोगों को इसका प्रमाण पत्र साथ लेकर के आना होगा और सीएमओ डॉक्टर आरपी खंडूरी का यह कहना है कि जांच में कोविड पॉजिटिव पाए जाने वाले दूसरे जिलों के तीर्थयात्रियों को वापस भेजा जाएगा, जबकि चंपावत जिले के पॉजिटिव तीर्थयात्री को 14 दिन के लिए होम आइसोलेशन या फिर क्वारंटीन किया जाएगा। वहीं पौड़ी गढ़वाल पुलिस को साइबर ठगी के मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साल 2019 में गांव कोला के देवचंद्र के साथ एक व्यक्ति ने विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर 20,55,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी, ठग लिए थे और
वादी की ओर से साल 2019 में थलीसैंण थाने में मामला दर्ज करवाया गया था और वहीं एसएसपी पौड़ी की ओर से अब इस बारे में खुलासा किया गया है और ये बताया गया है कि टीम का गठन किया गया था। पौड़ी पुलिस की एक टीम ने अभियुक्त को मिजोरम से गिरफ्तार किया है और एसएसपी पी रेणुका देवी ने यह बताया है कि 1 साल में आरोपी गिरफ्त में नहीं आ रहा था, लेकिन अब काफ़ी मुश्किलों के बाद ये सफलता हाथ लगी है। 97 में एक मुकदमा दर्ज हुआ है 420 में। उसमें एक आदमी को नौकरी देने के नाम पर है फेसबुक के माध्यम से धोखाधड़ी हुआ है 20 लाख का। सो अभी हमारा एसओ अभी फ़िलहाल अभी एसओ सतपुली है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अभी 1 साल को ऊपर हो गया था, वो मुलजिम को नहीं पकड़ में आया था बिकॉज वो मिज़ोरम का था, नॉर्थ ईस्ट का था। सो अभी हम तीसरा बार हमारा टीम गई वहाँ पर, बहुत प्रयास के बाद ये एक अभी मुलजिम है, उसको अकाउंट में लगभग 9 लाख उसको अकाउंट में हमारा वादी का अकाउंट से गया था। सो इसको कल हमारा पर्व की धूम देखने को मिल रही है। वहीं बागेश्वर नगर में भी महिलाएं होली का जगह जगह पर आयोजन कर रही हैं और वहीं बागनाथ परिसर में आयोजित महिला होली में महिलाओं ने सुंदर सुंदर होली के गीतों को गाया और होली के रंगों में रंगी महिलाओं ने जमकर डांस भी किया। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों से घूमने के लिए आए पर्यटकों को भी यहाँ की होली काफ़ी पसंद आई और पर्यटकों ने भी होली और महिलाओं के साथ जमकर डांस किया। दिल्ली से आए हैं और ये हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि हम बागनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ जो होली के उत्सव हो रहा था महिलाओं का, उसमें हमने अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस करा कि ये हमारे मंदिर के दर्शन के साथ साथ होली के उत्सव में भी हम उनमें शामिल हो सके। और उन्होंने हमारा बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करा और जो उन्होंने होली के गीत गाए वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बस हम होली के रंग में जाए सरोवर हो गए। लगा बागनाथ से मुझे शिव जी में मेरी वैसे भी श्रद्धा है बहुत ज़्यादा और मैं शिव जी का वैसे भी बहुत अच्छे से वो करती हूँ, व्रत भी करती हूँ। तो साथ में महिलाओं का कार्यक्रम और आज रंग की काशी, तो हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमको आज रंग लगेगा। घूमने के लिए आए थे और महिलाओं ने बहुत अच्छा स्वागत किया, हमें प्रसाद भी दिया, बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव के दर्शन करना तो एक सौभाग्य की बात है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ आए, भगवान की हमारे ऊपर कृपा हुई, उन्होंने दर्शन के लिए बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। और उससे ज़्यादा जब ये होली का प्रोग्राम ये कर रहे थे काशी पर, तो हम लोग रुक गए देखने के लिए कैसा प्रोग्राम रहता है, क्योंकि हम लोगों की आस्था है अपने धर्म। वहीं रुद्रप्रयाग जनपद के नारायण कोटी मंदिर को सोशल लीगल रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से अब अंगीकृत किया जाएगा। राज्य के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने यह बताया है कि यह अंगीकरण पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की विरासत अंगीकरण परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा और उन्होंने ये भी बताया कि इसके अंतर्गत नारायण कोटी मंदिर में अब परिसर में मूलभूत और आवश्यक सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध करवाई जाएंगी, जैसे कि पथ निर्माण, लैंप, कूड़ा निस्तारण, पेयजल, पार्किंग, बेंच, प्रवेश द्वार और 4 दीवारी आदि सभी काम जो हैं वो समयबद्ध रूप से किए जाएंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि इस संबंध में जल्द ही फाउंडेशन के साथ एक MOU साइन किया जाएगा, जिसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गर्मी शुरू होते ही उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने की घटनाओं में तेजी आने लगी है। टिहरी जिले में पोखाल, भिलंगना, बालगंगा और चंबा क्षेत्र के जंगलों में आग लगी हुई है। कुछ इलाकों में आग की लपटें गांव के आसपास भी पहुंच रही हैं, जिससे कि गांवों को भी खतरा अब बढ़ रहा है। पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील 71.05% वन भूभाग वाले उत्तराखंड में वनों की आग धीरे धीरे भयावह रूप धारण करती हुई नजर आ रही है और ये अब घरों के नज़दीक तक आने लगी है। फिर चाहे वो पौड़ी जिले के लैंसडौन क्षेत्र का पुंडेर गांव हो या फिर चमोली के विभिन्न गांव, तस्वीर सब जगह एक जैसी है और जंगलों की सीमा से सटे गांवों के निवासी वनों को बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। बावजूद इसके चिंता भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जंगल लगातार सुलग रहे हैं और वन महकमा बेबस है। ये ठीक है कि पहाड़ का भूगोल ऐसा है कि आग पर नियंत्रण किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है और वनकर्मी भी मुस्तैद हैं और वो ग्रामीणों के सहयोग से जंगल बचाने में जुटे हुए हैं। बावजूद इसके मौसम के मिजाज के हिसाब से रणनीतिक कमी भी झलक रही है। उच्च शिक्षा, आपदा प्रबंधन और सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय उपजिला अस्पताल में लगभग 17 लाख की लागत से स्थापित की गई डिजिटल एक्सरे मशीन का लोकार्पण किया और साथ ही 2 हाईटेक एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया गया। यहां पर विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की और योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। बता दें कि शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीकोट गंगा नाली में प्राकृतिक जल स्रोत का संरक्षण और शिव मंदिर सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया। हरिद्वार में बीजेपी के ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे और अप्रैल के पहले सप्ताह में अखाड़े में महामंडलेश्वर पंथ पर उनकी ताजपोशी होगी और इसके बाद विधायक अखाड़े के संतों के साथ शाही स्नान करेंगे। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने यह बताया कि शुक्रवार को अखाड़े की कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। महंत रविंद्रपुरी ने बताया कि विधायक सुरेश राठौर रविदास कथावाचक हैं। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की एक बैठक में 12 अप्रैल से पहले तक किसी भी दिन संत रविदास के प्रमुख उनके उपासक आदरणीय राठौर जी को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी महामंडलेश्वर पद पे सुशोभित करेगा, पट्टाभिषेक करके उनको सम्मानित करेगा। डेट अभी तिथि तय कर लेते हैं, पर ये निश्चित है कि 12 अप्रैल से पहले राठौर साहब को बता दिया जाएगा कि इस दिन आपको हम लोग पट्टाभिषेक करेंगे और राठौर साहब में चर्चा भी हो गई है, वो तैयार भी हैं, हमारे सारे लोग तैयार हैं। तो बहुत ही जल्दी राठौर साहब को हम लोग महामंडलेश्वर पद पर सुशोभित करेंगे। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र गिरी जी महाराज जी, रविंद्रपुरी जी महाराज जी ने मेरे को महामंडलेश्वर के लिए चुना और सनातन धर्म के लिए हमारा जीवन समर्पित है और इसमें निरंतर हम बराबर बढ़ते रहते हैं। तो मैं उनके इस फैसले का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इतनी शक्ति मुझे दे के अखाड़े के द्वारा जो मुझे महामंडलेश्वर बनाया जाएगा, मैं उसकी परंपराओं पर खरा उतरूँ और सनातन के लिए अपने जीवन को। वहीं हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद कुंभ मेला प्रशासन कोरोना से बचाव की तैयारियों में जुट गया है। मेला क्षेत्र में कई अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं और साथ ही पूर्व में चल रहे सरकारी अस्पतालों में भी महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार की व्यवस्था की जा रही है। उधर हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने यह कहा है कि कुंभ मेले को लेकर के उत्तराखंड उच्च न्यायालय की तरफ से दिए गए आदेश का पालन होगा और उन्होंने ये कहा है कि कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की जांच, मास्क और सामाजिक दूरी जैसी बातों का पालन कराना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।
लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आस्था के सैलाब के आगे नियमों का पालन हो पाएगा। वहीं निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी महाराज ने यह कहा कि कुंभ मेले में सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पालन करवाया जाना जरूरी है, इसलिए प्रशासन सबसे पहले लोगों की जांच करे, मरीजों का पता लगाए और इलाज करे। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸਥਾਪਨਾ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात दोपहर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज विकास नगर के हरबरपुर नगर पालिका क्षेत्र के रामलीला ग्राउंड में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने भाग लिया और महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने भी बतौर मुख्य अतिथि वहां पर शिरकत की और किसान महापंचायत में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारत संविधान अधिकार संरक्षण मंच के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने यह कहा कि उत्तराखंड के 51% युवा रोजगार की तलाश में पलायन कर चुके हैं। उत्तराखंड सरकार को हिमाचल की तर्ज पर विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे पहाड़ों से मैदान की तरफ हो रही पलायन पर रोक लग सकेगी। कम पे कोई इनकी फसल नहीं बिकेगी। प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि मंडी के बाहर आपको जहां रेट ठीक मिला वहां बेच लो, तो अपनी फसल बेचेगा। ये डीएम के ऑफिस में, थानों में, एसएसपी के ऑफिस में, एसडीएम के ऑफिस में और विधानसभा पे, इससे बढ़िया जगह तो है ही नहीं कहीं। राकेश जी, आंदोलन 8 महीने और खींचने की बात कर रहे हैं आप। हाँ, लंबा चलेगा आंदोलन। 8 में सरकार नहीं माननी तो आगे चलेगा। उत्तराखंड आंदोलन, उत्तराखंड की जनता के लिए क्या संदेश? उत्तराखंड की जनता को जोड़ेंगे पूरा, और जो 5 पॉलिसी बताई है ये उत्तराखंड सरकार के लिए है कि इस पर काम करे। जो विलेज टूरिज्म पॉलिसी, उसी से यहाँ की जान बच सकती है। आपने चेतावनी दी है कि जो हाँ, चेतावनी दी। गुजरात और बेंगलोर से जो अभी गिरफ्तार किए गए हैं उनको छोड़ दे, नहीं तो नेताओं को इलाज करेंगे। बीजेपी का झंडा लग के गाड़ी नहीं जा सकती कामू में, सड़कों पर पकड़ेंगे, उन्हें भी पकड़ के बैठाओगे। नजरबंद करवाएंगे आप? हाँ करेगा, ये किसान क्या पता क्या करेगा। या तो उनको छोड़ दे, उनको छोड़ दे, नहीं तो इनके नेता गाँव में जाएंगे नहीं। क्या जी, उत्तराखंड की जवानी और पानी के लिए क्या कहेंगे आप? उनको यहाँ पर रोजगार देना पड़ेगा। 51% लोग यहाँ से रोजगार की तलाश में, यहाँ का जवान बाहर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर रोजगार अवेलेबल करवाने पड़ेंगे। जो हिमाचल की पॉलिसी है विलेज टूरिज्म पॉलिसी, उसको बढ़ावा दे। टिकैत साहब यहाँ पर आए हैं और किसान महापंचायत करने का काम किया है, मैं इनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से किसानों के समर्थन में हमेशा कांग्रेस रही है और इन काले कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन पूरे देश के अंदर किसान महापंचायत को है, इस आंदोलन को है। और जो भी लड़ाई किसान महापंचायत लड़ेगी, जो भी जातीय लोकतांत्रिक सरकार लोकतांत्रिक तरीके से जो भी लड़ाई होगी, उसमें कांग्रेस का पूरी तरह समर्थन होगा। बहुत सारे साथी यहाँ पर आए और जो भी संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी आए, हम उनका स्वागत करते हैं और किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए हम हर समय तत्पर रहेंगे। शहरी विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत शुक्रवार को हरिद्वार दौरे के दौरान चंडी देवी मंदिर पहुंचे। उन्होंने मां चंडी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही चंडी देवी मंदिर के श्री महंत रोहित गिरी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने दक्षिण काली सिद्धपीठ मंदिर पहुंच करके मां काली के दर्शन करके पूजा अर्चना की और निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज से मुलाकात करके कुंभ के दिव्य भव्य आयोजन के कई पहलुओं पर चर्चा की। बता दें कि मंत्री बंशीधर भगत ने अखाड़ों में सभी सुविधाओं को व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।
उत्तराखंड में अब पीएससी के चतुर्थ श्रेणी बिना किसी पद के ही रिटायर नहीं होंगे। उनके लिए भी जल्द ही सम्मानजनक पद की व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सेना और अर्धसैनिक बलों की तरह कांस्टेबल ट्रेडमैन नाम देने की तैयारी है और इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। दरअसल पीएससी की बटालियनों में भी सेना की तरह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बड़ी संख्या में होते हैं और उन्हें डंडे से लेकर के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन रिटायरमेंट तक वो इसी तरह बिना किसी पद नाम के ही काम करते रहते हैं। लेकिन अब पुलिस मुख्यालय ने इन्हें भी सम्मान दिए जाने की तैयारी कर ली है। उत्तराखंड के चमोली में सीआईएसएफ के जवान पर काम पर जा रहे मजदूर पर रिवॉल्वर तानने का आरोप लगा है और आरोप है कि विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना पीपल कोटी में कार्यरत मजदूर गुरुवार की सुबह 8:30 बजे काम करने के लिए कंपनी के गेट पर पहुंचे थे और आपस में बात कर रहे थे कि वहां पर तैनात सीआईएसएफ के जवान को गलतफहमी हुई कि मजदूर उनके बारे में बात कर रहे हैं और जवान ने मजदूर सूरज कुमार के सीने पर अपने रिवॉल्वर तान करके धमकी दी कि इसकी सभी गोलियां सीने में उतार दूंगा और इसके बाद वहां पर हंगामा हो गया। मजदूरों ने बैठक के बाद परियोजना का काम बंद करवा करके कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया और मजदूरों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया को भी ज्ञापन भेज करके आरोपी कर्मचारी को निलंबित करने और यहां से सीआईएसएफ को हटाने की मांग की है। चमोली में आई त्रासदी ने राज्य के लोगों को झकझोर करके रख दिया है, लेकिन वैज्ञानिकों को अंदेशा है कि 2021 से 2050 के बीच राज्य को ऐसी अनेक त्रासदियां झेलने को मजबूर होना पड़ सकता है। इसके पीछे हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते तापमान को जिम्मेदार ठहराया गया है। जर्मनी की पोस्टडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट रिसर्च एंड देश द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के एक संयुक्त शोध में ये बात सामने आई है। ग्लोबल वार्मिंग के तमाम कारकों के कारण उत्तराखंड के तापमान में 1.6 डिग्री से 1.9 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है और गौरतलब है कि इस अध्ययन की विशेष बात ये रही है कि इसमें पूरे हिमालयी क्षेत्र की बजाय 25-25 किलोमीटर की दूरी पर बेहद छोटे छोटे क्षेत्रों पर तापमान बढ़ोतरी के असर का अध्ययन किया गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड में आम लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने निर्देश दिए और एक बार फिर से समाधान योजना लागू की गई है। इस बारे में शासन से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और मुख्यमंत्री ने आमजन की सहूलियत के लिए भवन उपविधि का सरलीकरण भी जल्द ही करने के लिए निर्देश दिए हैं। और बता दें कि जब से सीएम तीरथ सिंह रावत ने पदभार संभाला है, लगातार ऐसे ही बड़े फैसले लेते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बार फिर से दर्द छलका है। एक कार्यक्रम में रावत ने सीएम पद की कुर्सी गंवाने के बाद जनता को संबोधित वो वहां पर कर रहे थे और वहां उन्होंने ये कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्यों हटाया गया, लेकिन आपकी सेवा करने से मुझे कोई नहीं हटा सकता। जोर देकर कहना चाहता हूं कि मैंने जो भी योजनाएं राज्य में लागू की हैं, राज्य के हित के लिए, महिलाओं की मजबूती के लिए, युवाओं की मजबूती के लिए हम तमाम योजनाएं लाए हैं। और हो सकता है कि इसके कारण कुछ लोगों को कुछ कष्ट हुआ होगा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं आपका हूँ, आपके बीच में रहूँगा और पूरी ईमानदारी के साथ आगे भी काम करूँगा। मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस राजनीति के काली सुरंग में से कभी भी आप ये नहीं पाएंगे कि त्रिवेंद्र ने आपके लिए कोई ऐसा काम किया है कि मेरी माँ बहनों को, मेरे भाइयों को कहीं पर आंख से आंख मिलाकर देखने में कोई दिक्कत हो। ये काम कभी आपका विधायक, आपका भाई। भारत के आधुनिक इतिहास में चिपको आंदोलन 1970 के दशक में बहुत प्रभावी आंदोलनों में से एक था और पर्यावरण की रक्षा के लिए किया गया आंदोलन वास्तव में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक अनोखा आंदोलन था। उत्तराखंड के चमोली जिले के जंगलों में एक ऐसा अनोखा आंदोलन उस वक्त हुआ जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी और इस आंदोलन को देश भर में मशहूर करने वाली घटना 26 मार्च 1974 को गढ़वाल हिमालय के लाता गाँव के पास हुई और वहां पर गोरा देवी के नेतृत्व में 27 महिलाओं के समूह ने पेड़ों की कटाई से उन्हें बचाने के लिए कोशिश की, पेड़ से लिपट करके। और इस दिन को याद करते हुए उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने यह कहा है कि पर्यावरण संरक्षण और पेड़ों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से साल 1974 में आज ही के दिन
रैनी गांव की महिलाओं ने गोरा देवी जी के नेतृत्व में सबसे बड़े और अनोखे चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन में वनों की कटाई को रोकने के लिए गांव के पुरुष और महिलाओं ने पेड़ों से लिपट करके अपनी जान दांव पर लगा दी थी। चिपको आंदोलन आज भी विश्व भर को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करता है और सदियों तक प्रेरित करता रहेगा। प्रकृति को बचाने के लिए ऐसी जीवटता दिखाने वाले आंदोलनकारियों को कोटि कोटि नमन। बता दें कि इस आंदोलन का मकसद व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था और इस आंदोलन के जरिए स्थानीय लोगों ने पेड़ों पर अपना परंपरागत अधिकार जताया था। हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत 1 अप्रैल से हो रही है और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कुंभ इस बार कोरोना के साए में हो रहा है और ऐसे में कोरोना सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर के सामने आ रहा है। अब कुंभ क्षेत्र में आने के लिए हर एक श्रद्धालु को कोरोना की 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी और इस बारे में हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों को कुंभ में आने के लिए निमंत्रण दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में यह लिखा है कि हरिद्वार महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक चेतना और एकता का प्रतीक है। इस धार्मिक समागम को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त धरोहर के तौर पर मान्यता दी है और कुंभ मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी से अनुरोध है कि कुंभ के दौरान गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करें। चलिए, बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।